नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी से संबंधित कुछ टॉपिक हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम लोग क्या क्या देखे हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। क्या देखे हैं? जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अभी तक वह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, उसे जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इससे में सभी विषय का प्ले लिस्ट बना हुआ है। जब नीचे जाइएगा ना तो उसमें लिखा रहेगा 9th क्लास बायोलॉजी सीरीज, उस पर क्लिक करिएगा तो 9th क्लास का जितना भी वीडियो डाले हुए हैं सारा वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको आ जाएगा जंतु कोशिका और पादप कोशिका, जैसे जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान का खोज कौन किया था, ये सारा आपको उस वीडियो में मतलब पूरा एक लाइने से आ जाएगा, ठीक है। अगर देखना भी कभी देखने का मौका मिले आप लोगों को, चाहे आप देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा ना, वहाँ पर लिखा रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करिएगा तो नीचे पूरा वीडियो का मतलब लिंक मिलता है, आ जाता है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कुछ मतलब पढ़े हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य और केंद्रक, 4 गो चीज के पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है ER। अब ER क्या है? ER तो ER का फुल फॉर्म होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फुल फॉर्म पर लिख देते हैं इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। ER का फुल फॉर्म हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम एक टेक्निक से याद करते हैं। ER क्या है? ER साहब जानते हैं ना? ER किसको कहा जाता है? ER जो कहा जाता है बेटा या बेटी के ससुर को ER कहा जाता है ना। तो ER साहब कय गो? 2 गो। ER साहब कय गो? 2 गो। तो ER कय गो? 2 गो। एगो रेर एगो शेर, एगो रेर एगो शेर। ER साहब कय गो? 2 गो। एगो बेटी के ससुर को ER कहते हैं लोग, आ एगो बेटा के ससुर को ER। तो 2 गो ER हुए ना, तो 2 ER, उसी से हम लोग इसको रिलेट करके याद करते हैं। नहीं, रिलेट करके याद करेंगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ER साहब कय गो? 2 गो। कौन कौन? एगो रेर एगो शेर। अब देखिए ER कय गो? 2 गो। एगो रेर आ एगो शेर, 10 गो। 10 गो ER साहब कहाँ से? हाँ, 10 गो हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं जिसका 5 गो बेटा 5 गो बेटी, तो 10 गो ER नहीं हो गया? अब उसके मतलब उसके ससुर, सही बात बोल रहा है, 10 गो सही है बोल रहा है। क्या है कि उसके चाचा कै गो है? कै गो चाचा है? 5 गो चाचा है। तो 5 गो चाचा तो 5 गो ER हो गया। नहीं तो 5 गो ना, 10 कैसे बोल रहा है? तुम्हारे पापा के 5 गो मतलब तुम्हारे बाबा के 5 गो ER नहीं। तो अभी मतलब मान लेते हैं एगो लड़का के एगो लड़की के 2, अभी कहा जाता है हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2, समझते हैं? मतलब सरकार का एक नियम निकला हुआ है, हम 2 हमारे 2, मतलब हम 2 है पति और पत्नी, तो हमारा बच्चा भी 2 होना चाहिए, लड़का या लड़की, लड़का 2 हो, लड़की हो, चाहे लड़का लड़की हो, 2 ही होना चाहिए। सरकार का ये नीति है, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 10 नहीं, हम 2 हमारे 10 नहीं करना है। मतलब ज़्यादा बाल बच्चा अगर होता है तो सरकार, अगर आपको सरकारी नौकरी है तो सरकार 2 ही बच्चा को, मतलब रेलवे में अगर नौकरी है, कहीं भी नौकरी है, तो सरकार 2 ही बच्चे को पढ़ाता है। अगर तीसरा बच्चा आपको है तो सरकार उसको नहीं पढ़ाता है। मतलब सरकार जैसे अब नौकरी में है ना, तो नौकरी में जो रहता है तो सरकार क्या करता है, उसके बच्चों को पढ़ाता है। तो उसका सरकार का रूल है हम 2 हमारे 2, जिसका 2 बच्चा को ही पढ़ाएगा, तीसरा बच्चा होगा तो वो नहीं पढ़ाएगा। तो इसलिए हम 2 हमारे 2, इसलिए उस नियम पर ही लागू होता है। ER साहब कय गो? 2 गो होगा ना। जब हम 2 हमारे 2, बच्चा 2 गो रहेगा तो 2 गो ER साहब वही पे करेगा। तो ER कय गो? 2 गो। शेर और रेर, और दोनों ER साहब का क्या नाम है? रेर पंडित, शेर पंडित, पंडित और शेर पंडित, ठीक है। चाहे रेर सिंह चाहे शेर सिंह, रेर शेर याद रखिए। ER कय गो? रेर और शेर। रेर से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या हो जाएगा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और शेर से स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब होता है चिकनी, और रफ का मतलब क्या होता है? खुरदरी। रफ का मतलब खुरदरी, और स्मूथ का मतलब चिकनी। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा अंतः प्रद्रवी, प्रद्रवी जालिका,
अब इसी में लगा है, इसी में ना लगा है आर ई आर, तो ई आर से अंतःप्रद्रवी जालिका और रफ से रफ। रफ मतलब होता है खुरदरी, जो मतलब रुखड़ा होता है। तो देखिए ये जो देख रहे हैं आप लोग, इसको बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका हिंदी में, आ इसको बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। कहाँ ध्यान है, इधर ध्यान रखिए। तो याद हो गया, ई आर कएगो, दूगो, शेर रेर, रेर से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शेर से स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में अगर कहेंगे तो अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार के, दो प्रकार। अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, एक होगा चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। यानी अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, एक चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। देखिए अब चित्र से आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चित्र आप देखिए, ये देख रहे हैं ना, हम लोग जब क्या बोलते हैं उस कोशिका में देखे थे, इस तरह से था। कोशिका में हम बनाए थे इस तरह से, क्या बनाए थे, इस तरह से बनाए थे, इस पर बिंदु बिंदु दिए थे। तो ये ना चित्र है, यही चित्र है किसका, ई आर का, मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका का। तो किसका है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदरी है। क्या है, खुरदरी। तो खुरदरी पर क्या था, इस पर ऐसे ऐसे था, है कि नहीं। अच्छा ये खुरदरी है तब ना, रुखर है कि नहीं, इसलिए इसका नाम उसी तरह रखा गया है। इस पर रुखर है कि नहीं, इसलिए इसका नाम रुखर पर रखा गया, खुरदरी। अच्छा ये चिकना है कि नहीं, इस पर देख रहे हैं, ये बिंदु है इस पर, नहीं ना, तो ये चिकनी है। तो दो प्रकार का होता है, ठीक है। अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक खुरदरी और एक चिकनी। तो खुरदरी पर देखिए ये जो बिंदु बिंदु देख रहे हैं भाई, तो ये क्या है, ये वाला क्या है, जो यहाँ पे बिंदु बिंदु देख रहे हो क्या है, तो क्या है, राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम है। या क्या, राइबोसोम, इसको हिंदी में लिख लीजिए, राइबोसोम। इस पर जो ये बिंदु 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 देख रहे हैं ना, वो क्या है, राइबोसोम। इस पर बिंदु बिंदु नहीं है, इस पर राइबोसोम नहीं है। तो ये देखिए यह खुरदरी है, ये चिकनी है, तो दो प्रकार के हो गया, एक खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, एक चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ई आर किसका बना होता है, ई आर किसका बना होता है, तो ई आर जो होता है यह लाइपोप्रोटीन का बना होता है। किसका, लाइपोप्रोटीन। कौन, लाइपोप्रोटीन का बना होता है, ध्यान रखिएगा। ई आर किसका बना होता है, लाइपोप्रोटीन का बना होता है। आगे यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये राइबोसोम जो है ना, राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना। आप औंधा क्यों रहे हैं, राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम का काम देखिए, यह राइबोसोम है, यह क्या है, राइबोसोम है, इसी का संश्लेषण करता है। कौन, कौन करता है, राइबोसोम। कौन करता है, राइबोसोम। तो यह प्रोटीन का संश्लेषण में मदद करता है, कौन, राइबोसोम। यह जो होता है, यह वासा, वासा मतलब जो तेलपक, जैसे हम लोग के शरीर में हम बताएं क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वासा, खनिज, ये सब होता है ना। तो वासा हम लोग के शरीर में कैसे बनता है, वासा जैसे तेलपक चीज खाइएगा ना, तो तेलपक चीज खाइएगा तो आपके शरीर में वासा बनेगा, वासा बनता है। और वासा से ही शरीर जो है ना मोटा होता है, ठीक है। ज़्यादा जो तेलपक चीज खाता है ना, वो ज़्यादा मोटा आ जाता है, ठीक है। तो यह इसमें चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में जो होता है, यह वासा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है। वासा मतलब तेलपक चीज, और एवं कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेता है। कुछ वासा को प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में भी मदद करता है। इसका काम है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका का काम है, जैसे कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका झिल्ली जो सेल के चारों तरफ होता है, उसको बनाने में इसको यह मदद करता है। मतलब कोशिका झिल्ली बनाने में कौन मदद करता है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। कौन मदद करता है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इस तरह से हम लोग इससे ई आर को समझ गए। ई आर फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। ई आर को हिंदी में क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका। ई आर को हिंदी में क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका। और ई आर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, रेर और शेर। रेर को बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और शेर को बोलते हैं
स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और इसको बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, इस तरह से इसका काम यह लाइपोप्रोटीन का बना होता है और यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और यह क्या करता है, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण भाग करता है। ये किसका संश्लेषण करता है, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और यह वसा एवं कोलेस्ट्रॉल, किसका, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है। यह वसा प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाता है, कोशिका झिल्ली बनाता है। ठीक है, इतना बात समझ गए। तो आगे बढ़ते केंद्रिका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, केंद्रिका। केंद्रिका को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। केंद्रिका को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। अब इसका काम क्या है, यह जो इसकी देखिए कहाँ रहता है, तो केंद्रिका जो रहता है वह केंद्रिका जो है केंद्र के अंदर रहता है, केंद्रक के अंदर। ये क्या है, केंद्रक है, इसी के अंदर ये वाला भाग को केंद्रिका बोलते हैं, है ना। ये क्या है, केंद्रक है, केंद्रक के अंदर के भाग को ही केंद्रिका कहा जाता है। तो यह केंद्रक है, आइए इसके अंदर जो है वो क्या है, केंद्रिका है। तो यह केंद्रक के अंदर उपस्थित है। तो केंद्रक के अंदर कौन है, केंद्रिका। ये क्या है, केंद्रक है। क्या है, केंद्रक है। इसके अंदर ये वाला जो भाग देख रहे हैं यह क्या है, केंद्रिका है। क्या है, केंद्रिका। समझ गए। चलिए, केंद्रिका होता है, इसका काम क्या है, इसका काम जो है वह RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको बोलते हैं राइबो, इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका काम है RNA का संश्लेषण करता है। कौन संश्लेषण करता है, केंद्रिका। केंद्रिका जो होता है वह RNA का संश्लेषण करता है। क्या करता है, RNA का संश्लेषण करता है। RNA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, मेरे साथ याद करिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। R से राइबो, N से न्यूक्लिक, A से एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका कार्य है RNA का संश्लेषण करना। एक RNA होता है, एक DNA होता है, DNA भी पढ़ेंगे। DNA का काम है, DNA का फुल फॉर्म होता है डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA का फुल फॉर्म होता है। अब इसका कार्य जो है कोशिका विभाजन में विशेष महत्व देता है। नहीं, जब कोशिका दो भाग में बंटेगा ये वाला कोशिका, तो कह रहा है कि केंद्रिका का काम है कोशिका विभाजन के दौरान मदद करता है। जब ये कोशिका दो भाग में बढ़ता है ना, मतलब झगड़ा झुगड़ी करेगा तो अलगा होबे करेगा ना, तो ये अलगा हो रहा है, तो अलगा होता है तो ये मदद करता है इसको। नहीं कहते झगड़ा कोई लगाता है, देखते हुए घर में कोई मतलब दो आदमी भाई भाई में अलगा कब हो जाता है, जब उसमें कोनो आके जरूर इधर का बात उधर कहता होगा, तो वही भाई भाई में अलगा होता है। नहीं, तो यो बेचारा कोशिका अलग हो जाता है, किसके चलते, ये केंद्रिका के चलते। मदद कर देता है उसको ना, भाई भाई में लड़ा झगड़ा गयो, वो बहुत खा रहा है, उसका बाल बच्चा ज़्यादा हो गया है, अलगा हो जाओ, नहीं कहता लोग। सिखाने वाला बहुत लोग होता है कि नहीं, बोलो ना, कहीं नहीं बोल रहे हैं। चलिए आगे। तो कोशिका विभाजन, विभाजन मतलब बंटवारा, कोशिका को दो भाग में बांटा जाता है। नहीं, कोशिका विभाजन के दौरान कौन मदद करता है, केंद्रिका मदद करता है। कौन मदद करता है, केंद्रिका। बस इतना ही इसके बारे में समझ लिया, केंद्रिका के बारे में। केंद्रिका केंद्र के अंदर उपस्थित होता है, यह कोशिका विभाजन में इसकी मदद करता है, और यह RNA का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है, RNA का संश्लेषण करता है। ठीक है, आगे देखेंगे गुणसूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट VBI। गुणसूत्र, गुणसूत्र का काम क्या है, गुणसूत्र देखिए मानव में, देखिए लड़की लड़का, गुणसूत्र जो होता है ना, लड़की में XX होता है और लड़का में XY होता है। लड़का में XY होता है और लड़की में XX होता है। ठीक है, जब हम लोग आगे बायोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि लड़का कब हो जाता है, लड़की कब हो जाता है। जब जो लड़की है तो यह दो भाग में बढ़ जाता है। क्या बात में, X में और X में बंट गया। फिर यह लड़का वाला भी दो भाग में बटेगा, X में और Y में।
ठीक है। तो लड़की का ई वाला भाग आया x, अगर लड़का का ई y आता है तो एक्स वाई हो गया, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, लड़का, तो ये क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। अगर ये लड़की का एक्स आता है और ये लड़का का एक्स आता है तो क्या हो जाएगा, लड़की। इस तरह से आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे कि लड़का कब होता है, लड़की कब होता है। तो यह लड़का लड़की, तो इसका काम है, इसकी उपस्थिति केंद्रक में ही होती है, मतलब यह केंद्रक में ही, हम बताए हैं इसमें केंद्रक में ही रहता है कौन, क्रोमेटिन। ही क्या रहता है, क्रोमेटिन रहता है। इसी के टूटने से क्रोमोसोम बनता है। बताए थे ना, एक धागा के समान होता है, नहीं, केंद्रक के अंदर एक धागा के समान होता है, जो धागा टूटता है वही जाके, तो यही धागा का नाम है क्रोमेटिन। क्या नाम है, क्रोमेटिन। जो जब धागा जब टूटता है तो टूटने के बाद में क्रोमेटिन का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, क्रोमोसोम बनता है। यह धागा कौन है, क्रोमेटिन है। क्या है, क्रोमेटिन है। जब क्रोमेटिन टूटता है तो क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है, यानी एक्स वाई बनता है। उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे हम लोग। तो इसकी उपस्थिति केंद्रक में होती है। यह क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के टूटने के पश्चात बनता है। पता है ना, केंद्रक के अंदर हम बताएं आपको, ये वाला केंद्रक के अंदर क्या होता है, ये धागा के समान एक संरचना होती है। इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटिन। यही जब टूटता है तो क्रोमोसोम का निर्माण करता है। तो पूछता है किसके टूटने से क्रोमोसोम बनता है, तो क्रोमेटिन के टूटने से क्रोमोसोम बनता है, जो हमेशा जोड़ा में रहता है, यानी जो हमेशा एक्स वाई और वाई एक्स में रहता है। तो पूछता है लड़की में एक्स एक्स, लड़का में एक्स वाई, लड़की में एक्स एक्स, लड़का में एक्स वाई, तो जोड़ा में है कि नहीं, हमेशा जोड़ा में रहता है। तो मनुष्य में यह गुण सूत्र की संख्या कितना होता है, 23 जोड़ा, और मटर के पौधा में गुण सूत्र की संख्या 7 जोड़ा। तो मनुष्य वाला याद रखिएगा, यह पूछता है हमेशा कि मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ा, यानी 46 गो, और मटर के पौधा में कितना, 7 जोड़ा, यानी 14 गो। अब इसका काम क्या है, इसका काम है ना, ये क्रोमोसोम का जो काम है बहुत बढ़िया काम है। ये क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपने गुणों को ट्रांसफर करता है। क्रोमोसोम का काम है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का ट्रांसफर करना। पीढ़ी समझ रहे हैं, पीढ़ी नहीं समझते हैं, पीढ़ी कौन नहीं समझता है, आप लोग समझते हैं तो कमेंट करिए। पीढ़ी का मतलब होता है, जो जैसे मान लेते हैं आपके पापा है ना, तो पापा पहला पीढ़ी, आप कौन पीढ़ी हुए, दूसरा पीढ़ी, आपके बेटा तीसरा पीढ़ी, उसके नीचे चौथा, उसके फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इसको पीढ़ी बोलते हैं। आपके बाबा पहला पीढ़ी, आपके पापा दूसरा पीढ़ी, आपका मैंने पापा के बेटा मैंने आप तीसरा पीढ़ी, फिर आपका बेटा होगा चौथा पीढ़ी, फिर उसका बेटा होगा पांचवा पीढ़ी। इसी को बोलते पीढ़ी दर पीढ़ी। क्या बोलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। यानी इसकी जो संख्या होती है, इसके क्रोमोसोम का जो काम होता है, क्रोमोसोम का मेन काम क्या होता है, थोड़ा हम समझाना चाहते हैं आपको। जैसे इसको हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे आगे, पहले ये समझिए। जैसे मान लेते हैं एक मतलब आपके पिता है, पिता, बेटा, फिर उसके बाद में इसके बाद पोता हो जाएगा नहीं, तो पीढ़ी, पहला पीढ़ी, यह दूसरा पीढ़ी, और यह तीसरा पीढ़ी। तो यह इसी को बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये क्रोमोसोम का क्या काम है, पिता के गुण को बेटा में ट्रांसफर कर देना। मतलब माता पिता का गुण बेटा में ट्रांसफर हो जाता है, और बेटा का गुण पोता में ट्रांसफर हो जाता है। इन्हें इसका गुण, अगर पापा लम्बा है, मम्मी लम्बी है, तब बेटा भी लम्बा होगा, बेटी भी लम्बी होगा। समझ गए ना, पापा गोरा है, मम्मी गोरी है, तो उसका बेटा भी गोरा होगा, बेटी भी गोरी होगी। इसी को गुण कहते हैं। तो किसके चलते होता है, मतलब क्रोमोसोम के चलते। इसलिए लोग कहता है शादी ब्याह गोर लड़की से करना चाहिए, लामा लड़की से करना चाहिए, लामा लड़का से करना चाहिए, गोर लड़का से करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब बाल बच्चा होगा उसका, वो भी क्या होगा, गोर होगा, लामा होगा। अगर बावना से शादी कर, जैसे अभी अपने गांव में देख रहे हैं, बावना है वो बचकुन भाई, तो बचकुन भाई बावने हैं, लेकिन उनकी पत्नी लम्बी है, पत्नी लम्बी है ना, तो
और बाल बच्चा देखिएगा उनका लामा है, लेकिन एगो बेटी बचकुन हो गई है ना। तो देखिए क्योंकि एक आदमी तो लामा है, एक आदमी क्या है, लामा है, और एक आदमी बौना है ना। तो इसका दोनों का गुण आ जाएगा, तो कोनो बेटा में इसका गुण आ जाएगा, कोनो में इसका गुण आ गया आगे कि नहीं। तो उससे आपको प्रूफ हो जा रहा है, वो मतलब एक बौना है ना बचकुन भाई, उनकी पत्नी लंबी है और वो बौना है, तो और बाल बच्चा उनका लंबा है, तो किस पर गया है, उसकी पत्नी पर गया है। किस पर गया है, पत्नी पर गया। एगो बेटी उसकी बौनी हो गई ना, पता है कि नहीं, पता है कि नहीं, आप लोग नहीं जानते हैं, जानते हैं ना। उसकी एक बेटी बौनी हो गई है, तो उसका किसका गुण आ गया है, उसके पापा का गुण आ गया है उसकी बेटी में। इसी तरह गुण का ट्रांसफर होता है, इसलिए पापा लम्बा है, मम्मी लम्बी है, तो बाल बच्चा भी लम्बा लम्बी। अगर मतलब सांवला है तो बाल बच्चा भी सांवला। इस तरह से होता है। इस किसके कारण होता है, तो क्रोमोसोम के कारण होता है। सब बायोलॉजी होता है, ठीक है। इस तरह से अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।